करेंगे हमारी इकोनॉमी के अगले लेक्चर पर, जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हम इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और हमने बैंक्स और डीएफआईज को काफी अच्छे से समझ लिया था और देख लिया था कि बैंक्स और डीएफआईज कितने टाइप्स के होते हैं और इनके रोल क्या होते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन में जो वर्ड याद रखने की जरूरत है वो ये है कि ये ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेती। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट, क्योंकि इनके नाम में ही आपको दिख रहा है नॉन बैंकिंग, राइट। सो नॉन बैंकिंग मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं इसमें ये पार्ट नहीं लेने वाली। तो बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग के जो काम होते हैं बैंक्स के, वो क्या होते हैं हमने देखे हुए हैं कि इन जनरल बैंक्स जो है वो 3 काम करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ही हमको डिमांड विड्रॉल की जो है फैसिलिटी दे देते हैं, और तीसरा जो है ये हमको लेंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये 3 काम करता है वो हमारे लिए एक बैंक का काम कर रहा है। बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या होता है, इनमें से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। ठीक है, डेफिनेशन वाइज अगर आप चलो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप्स अदर देन द बैंक्स एंड डीएफआईज। मतलब यहाँ पर ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक्स और डीएफआईज के अलावा जितने भी बचेंगे सारे के सारे, वो कहलाएंगे हमारे एनबीएफसीज, दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, इनमें से सबसे पहला और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स का। अब आपको पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने हमेशा सुना है, हम अपने नियर बाय एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रोज डे टू डे न्यूज़पेपर में भी स्टडी कर रहे हैं और साथ ही में हमने देखा भी है। सो म्यूचुअल फंड्स आर समथिंग जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अपने प्रॉफिट्स अर्न करता है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का जो प्रोसेस है वो ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं दीज आर गोइंग टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशूइंग देयर यूनिट्स। मतलब ये क्या करेंगे, ये अपनी कोई एक यूनिट होगी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एक इनका शेयर है या एक इनकी यूनिट है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 1000 रुपीज। ठीक है, और जब कोई एक व्यक्ति इनके 1000 रुपीज को परचेज करता है तो इस 1000 रुपीज की एक यूनिट को भी अगर परचेज कर रहा है लेट्स से, तो यहाँ से इनको क्या मिल रहा है, ये 1000 रुपए का पैसा कहाँ जा रहा है, इन कंपनी के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशूइंग देयर यूनिट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इनका जो रेगुलेशन होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, सेबी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का, वो करता है म्यूचुअल फंड्स का पूरे तरीके से कंट्रोल या रेगुलेशन, और अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस ही फिर हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग देयर यूनिट्स। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है यूनिट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो मतलब म्यूचुअल फंड्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि सिर्फ इनको करना है फंड रेज पब्लिक के थ्रू द इशुएंस ऑफ देयर यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं दे आर रेगुलेटेड बाय IRDA, दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IRDA के थ्रू जो है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है, और इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, दे यूज टू प्रोवाइड यू इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, इंश्योरेंस पॉलिसी, अब किसी भी चीज के प्रति आपको इंश्योर कर रहे हैं, तो इंश्योर कैसे करेंगे, इंश्योर ये 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो होता है भाई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो यहाँ पे बात ही रहती है दैट इन केस ऑफ अ सडन और एक्सीडेंटल डेथ, ये इंश्योरेंस कंपनीज आफ्टर डेथ जो भी आपका सम ऑफ अमाउंट होगा उसका आप प्रीमियम हर महीने पे करते रहेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके नाम पर ये पॉलिसी होगी, उसके नॉमिनी को जो है अमाउंट जो भी है आपका फिक्स्ड अमाउंट है लेट्स से A और व्हाटएवर, तो वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, फिर जनरल इंश्योरेंस में अगर आप जाओगे तो जनरल इंश्योरेंस में देयर आर वेराइटी ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, सबसे जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है दिस इज द मेडिक्लेम। ठीक है, मेडिक्लेम के बाद आपकी व्हीकल्स इंश्योरेंस होती है, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ और भी बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो ये सारी जो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं ये आपको क्या करती हैं, रिस्क के अगेंस्ट पर
है ना, रिस्क के अगेंस्ट में आपको ये जो है मनी प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने अगर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, तो आपका जब भी कभी इन केस ऑफ सडन एक्सीडेंट या ऐसी कोई डैमेजेस टू द कार अगर होते हैं, तो उस एक्सीडेंट में जो भी आपकी गाड़ी का डैमेज हुआ है उस पर्टिकुलर डैमेज के रिपेयर के लिए जो है व्हीकल इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो आपको पे करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखे हैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे ऑल्सो यूज टू कि जब कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आजकल तो कैशलेस पॉलिसीज आती हैं, उसके साथ आपका विदाउट एनी अमाउंट ऑफ यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी आपके जो जनरल इंश्योरेंसेज हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखने वाला है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस जहां पर आपको क्या कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है आफ्टर डेथ और आफ्टर अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, वहीं जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपको रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। अब अंतर क्या आता है इसमें, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं दे यूज टू गिव यू फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये आपको एक प्रकार से फाइनेंशियल एसेट देती हैं, ठीक। जबकि अगर आप इस पे जाओ कि जनरल इंश्योरेंस की बात करो तो दे यूज टू गिव यू अ फाइनेंशियल सर्विस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई, पेमेंट वॉज डन बाय द व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा भी इन केस ऑफ सडन अगर होता है ऐसा तो भी दे यूज टू पे। बट यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या है भाई, लाइफ इंश्योरेंस में एक बार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो गई तो फिर क्या होने वाला है, फिर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होगी इट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू मनी फॉर वंस एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे एक बार में आपको एक फाइनेंशियल एसेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा और यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और यू कैन से द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, राइट। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इन्हीं की, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें सबसे 2-3 चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि एक चीज तो ये हो गई कि प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड है, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे अलाउड है, दे यूज टू प्ले। फिर एफडीआई भी 26% कितना है, परमिटेड है, एफडीआई हमारा 26% यहाँ पर परमिटेड है, यानी कि फॉरेनर्स भी जो है यहाँ पे कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। आफ्टर इट पहले तो 26% स्टार्टिंग में था, अभी बढ़ करके समथिंग 49% हो गया। इट इज अ वेरिएबल फिगर, इसमें मत जाइए, बट ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि एफडीआई भी इंश्योरेंस में अलाउड है। नेक्स्ट व्हाट, अगर हम बात कर रहे हैं आईआरडीए की, दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आईआरडीए के बारे में थोड़ी सी अगर बात करी जाए तो आईआरडीए का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, आईआरडीए का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 2000 में, सबसे पहले 2000 में हमारे आईआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इसके साथ साथ इसका जो आईआरडीए एक्ट था ये था 1999 का, ठीक। तो जनरली यही होता है कि 1 साल पुराना एक्ट होता है और एस्टैब्लिशमेंट होता है अगले साल से इन जनरल। फिर आईआरडीए की अगर बात की जाए तो एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 1 विल बी द चेयरमैन एंड 5 विल बी द मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स में से सीन क्या रहता है कि 2 जो होते हैं दीज आर फुल टाइम मेंबर्स, 2 मेंबर्स आपके फुल टाइम होते हैं, रिमेनिंग 3 आर पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग 3 होते हैं ये आपके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारे मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का सबसे बड़ा रोल यही है दैट दे यूज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट फर्म्स, ठीक। इनका केवल और केवल एक, अगर आप लिंकेज समझने की कोशिश करोगे तो इनका जो रिलेशन है ये कॉर्पोरेट फर्म से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इनका रिलेशन है पूरे तरीके से। और ये क्या करते हैं, ये इन कॉर्पोरेट फर्म्स को एक प्रकार से फाइनेंशियल असिस्ट करने का काम करते हैं, फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं, यानी एडवाइस दे रहे हैं, एड दे रहे हैं रिगार्डिंग टू देयर मैनेजमेंट ऑफ आईपीओ या फिर इनकी अंडरराइटिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब अंडरराइटिंग फैसिलिटी के बारे में हम बता चुके थे कि जब हमने बात करी थी कोई भी कंपनी, राइट, कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो उसको सबसे पहले आईपीओ में लिस्टेड होना पड़ता है। आईपीओ में लिस्टेड होने के बाद अगर उस कंपनी के पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है बिकना कंपलसरी है और वो शेयर्स अभी तक बिके नहीं है, तो अंडरराइटिंग के माध्यम से जो बैंक्स होते हैं, ये मर्चेंट या इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी जो होंगे, ये उस पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम तुम्हारे सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स को परचेज करेंगे,
ठीक है। तो मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली ना केवल उनको फाइनेंशियल असिस्ट कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं उनको, साथ ही साथ में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके आईपीओ को मैनेज कराने में सबसे बड़ी हेल्प करते हैं, बिकॉज एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी स्टेबलाइज हो जाए, आफ्टर इट शेयर मार्केट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, लेकिन टू गेट स्टेबलाइज इन आईपीओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इन अ शेयर मार्केट। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, these are generally related to the corporate or you can say the private firms, and they provide the financial consulting services to them. नेक्स्ट अगर हम बात करें हैं फाइनेंस कंपनीज या लोन कंपनीज की, तो फाइनेंस कंपनीज और लोन कंपनीज का काम क्या होता है? फाइनेंस कंपनीज या लोन कंपनीज जो होती हैं, दे यूज टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक फॉर लेंडिंग, ठीक है, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब इसको समझो आप लोन कंपनी, नाम ही में क्या डला है भाई, वर्ड डला है, यूज हुआ है लोन कंपनी या फाइनेंस कंपनी। दे यूज टू फाइनेंस पीपल, ठीक है। अब कैसे फाइनेंस करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम अभी लेके चले, मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में सबने सुना होगा, राइट, काफी ज्यादा इनके एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में भी हमने देखा हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे यूज टू प्रोवाइड सम फंड टू अ पर्सन, ठीक, उस पर्सन ने उनसे लोन लिया, दे स्टार्टेड गिविंग इंटरेस्ट टू देम, ठीक है। अब इंटरेस्ट आना कंपनी के पास शुरू हुआ, यानी कंपनी की अर्निंग शुरू हुई, रोलिंग में कैश आया, तो ये क्या करेंगे, इसी तरीके से कई और सारे लोगों को जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके माध्यम से ये अपना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक काम ही यही है कि ये यहाँ पे लोन फाइनेंस कराने का काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेंचर कैपिटल्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स। वेंचर कैपिटल्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच फाइनेंस फॉर द इनोवेटिव वेंचर्स, ठीक है। तो जितने भी आप समझो, जितने भी अमेजिंग स्टार्टअप्स आज की डेट में इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या आगे चल करके हमारे देश में जितने भी अमेजिंग स्टार्टअप्स वर्क करने वाले हैं, उन सभी के लिए जो फाइनेंशियल आपको असिस्ट करने का एक जरिया है, वो कौन बनेगा, दीज वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फंड्स। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जितने भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, राइट, जितने भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, ये उन्हीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मान लो कि आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू या बैंक्स के थ्रू यहाँ से प्रोवाइड नहीं होते लोन्स, देन यू कैन कंसल्ट टू दीज वेंचर कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑल्सो। फिर एक जो टर्म और आती है, नेक्स्ट टर्म है हमारी एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो भाई नाम में ही डले हैं दो शब्द, एंजल और इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर तो सभी को पता है, इन्वेस्टर वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, भाई पैसे निकालेंगे अपनी जेब से किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी में या किसी भी आइडिया में, ठीक। एंजल क्या होता है, एंजल जिसको हम कहते हैं फरिश्ता, राइट। सो इन सच कंडीशंस कि भाई एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि एक वेल्दी इंडिविजुअल है और किसी इनोवेटिव आइडिया को अपना मनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इट हेल्प्स जस्ट लाइक एन एंजल। हमारे लिए क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स में काउंट किए जाते हैं, दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू द इनोवेटिव आइडियाज। मतलब जो काम यहाँ पे वेंचर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट फंड्स एक कंपनी के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी अ कंपनी और समथिंग, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, कंपनी होने वाले हैं, ये इनोवेटिव आइडियाज को अगर फंड दे रहे हैं या इनके लिए फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जब आप बात करो एंजल इन्वेस्टर्स की, तो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटीज या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है जो कि इनोवेटिव आइडियाज पर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक। सो व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन्वेस्टिंग इन एन इनोवेटिव आइडिया, इट इज कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म हमारे लिए जानना और जरूरी है एनबीएफसीज में, वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी, राइट। सो व्हाट इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब बात आती है भाई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज आर द कंपनीज विच प्रोवाइड फाइनेंस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी, यू कैन से सो। दे बोरो फ्रॉम बैंक टू लेंड टू अदर पीपल्स, ठीक है। क्या होता है, कई बार अगर आप बैंक जाओ, ठीक, कुछ वीकर सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही स्मॉल होती है, सच एज 5,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, यू वुड से 10,000 इज वेरी मच फॉर देम, है ना। 10,000 भी, 50,000 भी उनके लिए बहुत है। तो
जब आपको चाहिए 1,000-2,000 रुपए का लोन, तो भाई ऐसे छोटे क्षेत्रों में या जो छोटे रीजन्स होते हैं हमारे, वहां पे अगर आप बैंक में जाके बोलोगे कि मुझे 2,000 का लोन चाहिए, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या करने वाली हैं, दे यूज टू लेंड फ्रॉम द बैंक। ठीक, बैंक की मदद से ये क्या करेंगी, अपने पास पैसा इकट्ठा करेंगी लोन लेकर के। ठीक है, सो ये जाएंगे बैंक के पास, बैंक से बोलेंगे कि हमको लोन दे दो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल प्रोवाइड लोन टू द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, और जब इनके पास लोन आ गया तो फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इट टू द वीकर सेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये आ गई है कि जो बैंक है वो डायरेक्टली इन वीकर सेक्शंस को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो कौन प्रोवाइड करने वाला है भाई, बैंक। यहाँ से ये वाली चेन नहीं चल सकती है ना, इस चेन को चला पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी छोटी है, तो इस चेन को चलाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए बैंक से पैसा जाएगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास, माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन देगी वीकर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी और द सोसाइटी को। ठीक है, यानी इनको हम कह सकते हैं कि माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देने का काम कर रहे हैं। अब दो बातें, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि इन पर आई हुई है एक कमिटी। ठीक है, इन पर जो कमिटी आई थी उसका नाम था WH मैपगम कमिटी। ठीक है, तो WH मैपगम कमिटी ने MFI पर ही आई थी, WH मैपगम कमिटी जो थी। ठीक है, इसने 2010 में अपने रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं इनके रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस WH कमिटी ने 2010 में क्या किया है, अपने रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो है MFI के रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। तो अगर उन रिकमेंडेशंस की हम बात करें तो क्या होता है भाई, RBI शुड, इनका कहना था कि दैट RBI शुड क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज NBFC। ठीक है, इनने बोला RBI को कि तुम एक काम करो, NBFC के नाम से एक अलग जो है तुम्हारे टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बनाओ। ठीक है, तो RBI ने इसको माना, हाँ भाई NBFC बने हमारे देश में। फिर सेकंड बात करें अगर इसके रिकमेंडेशन की, तो सेकंड रिकमेंडेशन था दैट गिव लोन टू दोज हुज फैमिली इनकम इज अप टू 50,000 ओनली। NBFCs का काम क्या होगा, NBFCs ऐसे लोगों को लोन देंगे जिनकी फैमिली इनकम ही 50,000 है ना। अब फैमिली इनकम 50,000 है, मतलब आप समझ लो कि इनकी एनुअल इनकम अगर 50,000 है, पर मंथ या पर डे का इनका सैलरी क्या होगा, ठीक है, या इनकम क्या होगी। तो उसी के कारण यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी इनकम ही 50,000 है सालाना, तो ये चुकाएंगे कैसे लोन, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि भाई शॉर्ट अमाउंट में तुम लोन ले लो और शॉर्ट अमाउंट में ही उसको धीरे धीरे करके रीपे करो। ठीक, थर्ड रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड रिकमेंडेशन जो था, सीकिंग इट ऑन एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%। ये थोड़ा सा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात आई कि बैंक लेंडिंग टू MFI शुड बी इंक्लूड इन PSL। अब क्या है कि देखो, बैंक्स के साथ एक जो फैक्टर आ जाता है वो ये आता है कि बैंक्स को क्या है, अपने कैपिटल का या अपनी लेंडिंग क्राइटेरिया का जो उनका मनी है उसका कम से कम 10 to 15% है ना, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग पर देना पड़ता है, PSL को देना पड़ता है। तो ये जो PSL वर्ड है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, ये क्या होता है, ये होता है कि भाई आप रूरल एरियाज में जो रूरल लेबरर्स हैं या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको आप पे कर रहे हो। तो अगर बैंक्स किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी पे कर रहे हैं, सच एज कोई MFI को अगर बैंक पे करता है, तो यहाँ पे उनका कहना है कि आप MFI को भी एक PSL में काउंट करो, क्योंकि MFI को लोन देना भी हमारे लिए एक प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के समान है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके रिगार्डिंग कुछ एक कमिटी थी, WH कमिटी, जिसने 2010 में अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और टाइप्स होते हैं जो होते हैं NBFCs के, जैसे फर्स्ट है हमारा चिट फंड्स कंपनी। ठीक है, चिट फंड कंपनी के नाम सभी ने बहुत अच्छे से सुने होंगे, इसलिए सबको अंदाजा भी है काफी हद तक कि एग्जैक्टली होती क्या है। चिट फंड कंपनीज करती क्या है, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक, एंड द पर्पस इज टू गिव मनी टू अ मेंबर थ्रू लॉटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कोई चिट फंड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से कि यहाँ पर 5 लोग इसके मेंबर हैं। इन जनरल ऐसा होता नहीं है, अभी हम 5 मान के चलते हैं।
ठीक है, तो 5 मेंबर्स हैं, तो लेट्स से ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, 5 मेंबर्स यहाँ पर है। अब इन 5 मेंबर्स ने आपस में मिलकर लेट्स से 10,000 कॉन्ट्री किए, और 10,000 कॉन्ट्री करते करते इनके पास कितना हो गया अमाउंट, 50,000। 50,000 का अमाउंट जब इनके पास कॉन्ट्री करके इकट्ठा हो गया, तो इनमें से किसी एक को थ्रू अ लॉटरी सिस्टम वो अमाउंट लोन के तरह से मिल सकता है। इन 5 में से किसी एक को भी मिल सकता है, डिपेंड करता है लॉटरी सिस्टम में। चिट उठेगी, जिसका नाम निकलेगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर जब ये अमाउंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल जाएगा, तो वहां पर ये होगा कि वो व्यक्ति उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन करेगा, इट विल धीरे धीरे समय के साथ उसको रीपे करेगा, एंड देन अमाउंट विल बी केम बैक टू द सेम ओरिजिनल पोजीशन विद सम इंटरेस्ट रेट, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, चिट फंड कंपनीज जो हैं वो चिट और यू कैन से द लॉटरी सिस्टम के थ्रू पैसे कॉन्ट्री करती हैं और फिर लोन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन देखने में जो आता है या अक्सर जो हम सुनते हैं कि जो चिट फंड स्कैम होता है, उसमें होता ये है कि इनका काम क्या है, इनका काम 3 स्टेजेस में है ना। पहला स्टेज क्या है, पहले स्टेज में इनको पूरा का पूरा जो है कॉन्ट्री कराना चाहिए अपने मेंबर्स के थ्रू। फिर इनको क्या करना है, लॉटरी निकालना है। जब लॉटरी निकल जाएगी तो इनको क्या करना है, लोन दे देना है, यानी लैंडिंग की फैसिलिटी इनको देना है। बट यहाँ पे देखने में क्या आया है, देखने में ये आया है कि जितनी भी चिट फंड कंपनीज होती हैं वो हमेशा अपना फर्स्ट स्टेप पूरा करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती है का मतलब ये होता है कि जैसे ही उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, उनके पास पैसे आए, दे जस्ट वैनिश लाइक दैट, ठीक है। मतलब उसके बाद ना तो किसी व्यक्ति की कोई लॉटरी सिस्टम से नाम निकलने वाला है और ना ही किसी व्यक्ति को लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होने वाली है। और कुल मिलाकर के जो भी जितना भी पैसा बड़ी मुश्किलों से उन्होंने इकट्ठा किया था, वो भी इस कॉन्ट्री के माध्यम से चिट फंड कंपनी के पास जा चुका है, ठीक। तो इस तरीके से जो चिट फंड कंपनीज होती हैं, दे यूज टू स्कैम विद पीपल्स, ठीक है। तो ये जो हमने पूरी की पूरी इसको डिस्कस किया है, ये है हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। So, thanks for watching.